हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य पीसीएस। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री 2023 आरओ और बीपीएससी का टेस्ट सीरीज प्रारंभ है, जिसका यह 47वां प्रैक्टिस सेट है। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जहां आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के अभी तक सारे प्रैक्टिस सेट को सीरियल वाइज सॉल्व कर सकते हैं। इसका पीडीएफ निःशुल्क प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आगे मैं बताऊँगा कि इसका पीडीएफ आप निःशुल्क कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, दालें। दलहनी फसलें जो होती हैं उसके साथ जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो संयोजन का कार्य करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं, जो कि उसके साथ जो है सहजीवी संयोजन करते हैं। ये जो जीवाणु होते हैं ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण करके अमोनिया में बदल देते हैं, और ये अमोनिया आयन जो होते हैं ये नाइट्रोजनी कारक जीवाणुओं द्वारा ग्रहण करके नाइट्राइट एवं उसके बाद जो है नाइट्रेट आयनों में परिवर्तित कर दिया जाता है, और नाइट्रेट को ही जो है पादप मिट्टी के द्वारा जो है ग्रहण करते हैं। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। इसे भी याद रखिएगा। देखिए, जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केयरफुल्ली इसको सॉल्व करिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। बताइए, हमारे शरीर का अधिकतम भार किस पदार्थ से बना है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, जल का बना है। देखिए, हमारे शरीर का 60 से 70% भाग जल से बना है। चलिए देखते हैं। देखिए, हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बना है, जिसमें इसकी मात्रा लगभग कितनी होती है? 60 से 70% होती है। नवजात बच्चों की बात करें तो इनके शरीर का जो भार होता है उसमें 75% भाग जो है जल का होता है, और वयस्क पुरुष में 60 से 65% भाग, और वयस्क महिलाओं में 55 से 60% भाग जल से बना होता है। चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, पशु विशेषतः दुधारू पशु के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक हैं। अर्थात दुधारू पशुओं को कौन सा जैव उर्वरक अनुपूरक भोजन के रूप में दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, एजोला। चलिए देखते हैं। देखिए, इस नंबर पर आप जो है कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। मेंस और जो है प्री दोनों का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। चलिए देखते हैं। दुधारू पशुओं पर किए गए प्रयोग से साबित होता है कि जब इन दुधारू पशुओं को दैनिक आहार में 1.5 से 2 किलोग्राम एजोला प्रतिदिन दिया जाता है तो इनके दूध में जो है वृद्धि हो जाती है। लगभग जो है 15 से 20% वृद्धि देखने को मिलती है। चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, ऑक्सीजन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए, मानव शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। कितना परसेंट पाया जाता है? 65% पाया जाता है। इसके बाद जो है कार्बन का स्थान आता है। कार्बन 18.5% पाया जाता है। हाइड्रोजन जो है 9.5% पाया जाता है। नाइट्रोजन 3.2% पाया जाता है। कैल्शियम 1.5% पाया जाता है, और फास्फोरस 1% पाया जाता है। देखिए, मानव शरीर में जो हड्डी होता है उसमें कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक होती है। चलिए देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है सी, धान के खेत में। देखिए, धान की फसल में नील हरित शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है।
चलिए देखते हैं। देखिए, विभिन्न फसलों में जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर के रूप में सूक्ष्म जीवों जैसे एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरेलम, राइजोबियम, नील हरी शैवाल जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, फास्फेट सोलुबिलाइजिंग बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। नील हरी शैवाल का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु धान के फसल में किया जाता है, अर्थात नाइट्रोजन की परिपूर्ति के लिए नील हरी शैवाल का प्रयोग धान की खेत में किया जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? बताइए, आप सभी लोग जानते होंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, स्टेफीज। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको इजी समझ करके लाइटली मत लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज है, जो कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर हड्डी है, जो कि जांघ की हड्डी है। देखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज है, जो कि मनुष्य के कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है, जो कि जांघों में पाई जाती है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, 28 अस्थियां होती हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, मनुष्य की खोपड़ी स्कल में बोन्स की संख्या कितनी होती है? 28 होती है। और मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। मानव के शरीर में पेशी रिब्स की संख्या कितनी होती है? तो संख्या में पूछा जाए तो 24, और जोड़ी में पूछा जाए तो 12 जोड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा यमुना की सहायक नदी नहीं है? देखिए केयरफुल्ली क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए, लोग जो है नहीं शब्द को ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चन को गलत करके चले आते हैं। तो बताइए, इसमें से जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, रामगंगा। रामगंगा जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। बाकी बेतवा, चंबल और केन यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की, जो कि प्रयागराज में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। चलिए देखते हैं। देखिए, रामगंगा नदी गंगा की सहायक नदी है, ना कि यमुना की सहायक नदी है। और यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है? चंबल है, बेतवा है, केन है। यमुना का उद्गम कहाँ से होता है? तो यमुना का उद्गम यमुनोत्री हिमनद के बंदर पूछ चोटी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में यारलुंग जांगमो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, ब्रह्मपुत्र के नाम से। देखिए यारलुंग जांगबो, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है। और भारत में यारलुंग जांगबो को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और इसी को ही जो है बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। जमुना, याद रखिएगा, जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए यारलुंग जांगमो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भारत में जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, झारखंड में कोयला खाने स्थित हैं? बताइए, झारखंड में कहां पर कोयला खाने स्थित हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, झरिया। झारखंड के झरिया में कोयले की खाने स्थित हैं। ये झरिया जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध है। जमशेदपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं। देखिए झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। देश के अधिकांश कोकिंग कोयला का भंडार यहीं पर स्थित है। जबकि जमशेदपुर इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लोहरदगा बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है।
और रांची किसके लिए प्रसिद्ध है? भारी मशीनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, सुपरनोवा है, बताइए सुपरनोवा किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, एक मृत तारा है। चलिए देखते हैं। देखिए सुपरनोवा जो होता है वो विस्फोट के पश्चात जो मृत तारा होता है उसे कहा जाता है, अर्थात जो है मृत तारे को क्या कहते हैं? सुपरनोवा कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रधान यमियोत्तर गुजरती है, बताइए, जिसे आप जो है ग्रीनविच के नाम से जानते हैं या 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं, कहाँ से गुजरती है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है। चलिए सबसे पहले मैप देख लेते हैं। देखिए ज्योग्राफी को आप लोग मैप से जो है पढ़िए, तभी ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग होगा, अदरवाइज जो है ज्योग्राफी बोरिंग लगने लगेगा। देखिए ये आपका जो है 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है। देखिए यहाँ से आ रही है, यहाँ पर इंग्लैंड पड़ रहा है, ये फ्रांस है, ये स्पेन है, ये अल्जीरिया है, ये माली है, ये बुर्किना फासो है। आगे देखते हैं। देखिए घाना है, ये टोगो है, टोगो देश। देखिए 8 देश हैं जहाँ से रेखा गुजरती है। उसके बाद जो है ये अंटार्कटिका महाद्वीप होते हुए निकल जाती है, ध्रुव पर पहुँच जाती है। चलिए देखते हैं, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रधान यमियोत्तर अर्थात ग्रीनविच गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? तो अभी आप देख चुके हैं, अल्जीरिया से गुजरती है, फ्रांस से गुजरती है, नाइजीरिया से नहीं गुजरती है, पुर्तगाल से भी नहीं गुजरती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1 एवं 2। चलिए देखते हैं। देखिए प्रधान मध्याह्न रेखा, जिसे ग्रीनविच के नाम से आप जानते हैं, यूनाइटेड किंगडम से गुजरती है, फ्रांस से गुजरती है, स्पेन से गुजरती है, अल्जीरिया से गुजरती है, माली से गुजरती है, बुर्किना फासो से गुजरती है, टोगो देश से गुजरती है और घाना देश से गुजरती है। उसके बाद अंटार्कटिका महाद्वीप से होते हुए दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच जाती है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा अर्थात इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है, बताइए कहाँ से खींची जाती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, प्रशांत महासागर से होकर के। चलिए देखते हैं। चलिए इसको भी मैप में देख लेते हैं। देखिए ये आपका इंटरनेशनल डेट लाइन है, इंटरनेशनल डेट लाइन है जिसे आप 180 डिग्री देशांतर के रूप में जानते हैं। यह देखिए प्रशांत महासागर से गुजरती है, प्रशांत महासागर ये है अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर है, और ये जो है आपका हिंद महासागर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है बेरिंग जलडमरू है। कौन सा जलडमरू है? बेरिंग जलडमरू है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेशनल डेट लाइन किस जलडमरू से होकर गुजरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेरिंग जलडमरू। देखिए यहाँ पर इस लाइन को जो है मोड़ दिया गया है, तो और लाइनें हैं जो वो सीधी हैं, लेकिन इसे इसलिए मोड़ दिया जाता है क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर कोई जो है देश है और ये लाइन सीधी यदि खींची जाए तो इस देश से होकर के गुजरेगी, तो इधर का डेट कुछ और हो जाएगा और इधर का डेट जो है कुछ और हो जाएगा। तो एक ही देश में 2 अलग अलग डेट ना हो जाए, इस विसंगति से बचने के लिए इस लाइन को जो है मोड़ दिया जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसी प्रतिबिंब रेखा होती है जो 2 क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है। यह ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। उल्लेखनीय है कि जहाँ कोई स्थल भाग पड़ता है वहाँ इसे मोड़ दिया जाता है ताकि एक ही स्थल भाग में जो दिन है, जो डेट है, वो अलग अलग ना हो। इस विसंगति से बचने के लिए इसे मोड़ दिया जाता है। चलिए देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है, बताइए। तो बायोडाइवर्सिटी के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्राकृतिक आवासीय विनाश। देखिए जो पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, ये जो है जीव जंतुओं के आवास हैं। यहाँ पर जीव जंतु निवास करते हैं और व्यापक मात्रा में इसका जो है उन्मूलन किया जा रहा है, जिसकी वजह से जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वासों का नाश किया जा रहा है, अर्थात वनों का तेजी से जो है कटाई किया जा रहा है, जिससे जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की जनसंख्या तेजी से घट रही है, क्योंकि बताइए रीजन क्या है। देखिए 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से सही स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। देखिए शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि, क्या शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि के कारण पक्षियों की संख्या घट रही है? तो ये जो है तर्क गलत है। जैविक कीटनाशक और जैविक उर्वरक का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जैविक कीटनाशक और जैविक उर्वरक हानिकारक नहीं होते हैं जितना कि जो हानिकारक रासायनिक उर्वरक होते हैं। तो इनके कारण जो है पक्षियों की संख्या नहीं घट रही है, तो ये जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है, पक्षियों के वास स्थान अर्थात जो है हैबिटेट्स पर बड़े पैमाने पर कटौती होती है, बताइए राइट है या रॉन्ग है? बिल्कुल राइट है। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक, मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, जिसके कारण जो है पक्षियों की संख्या में कमी आ रही है। बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है 3 और 4 सही है। बताइए किस में है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 3 और 4 सही है। चलिए देखते हैं। देखिए भारत की आबादी में उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है, किंतु पक्षियों की संख्या में गिरावट का कारण इसके वास स्थान हैं, अर्थात हैबिटेट हैं, जिसमें व्यापक मात्रा में कटौती हो रही है। कीटनाशकों का जो है व्यापक मात्रा में प्रयोग हो रहा है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है, मच्छर भगाने वाले जो है दवाओं का प्रयोग हो रहा है, जिसके कारण से जो है जो जल हैं वो किसी न किसी कारण से दूषित हो रहे हैं, वायु दूषित हो रही है, जो पक्षियों के जो है संख्या में कमी का कारण है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और इसका पीडीएफ आप निःशुल्क हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य पीसीएस से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अदरवाइज लक्ष्य पीसीएस के नाम पर टेलीग्राम पर आप सर्च भी कर सकते हैं, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ को आप निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।